क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर को फिर से जेल भेजेंगे, या फिर पूरे सिस्टम ने प्रण ले लिया है कि अब अमृतकाल का नंगा नाच होके रहेगा। विश्व गुरु की सरकार ने जब अमृतकाल शब्द का प्रयोग किया था अपनी सत्ता के लिए, तो लोग पूछ रहे थे कि ये अमृतकाल का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। तो आज आप लोग एकदम आसान भाषा में देख लीजिए। एक तरफ कुलदीप सिंह सेंगर, राम रहीम, आसाराम जैसे लोग हैं जो सजा याफ्ता होने के बाद भी अपनी इच्छा अनुसार बेल पा जाते हैं। दुष्कर्म से लेकर हत्या तक के आरोप लगे, फिर भी अमृतकाल का भरपूर आनंद ले रहे हैं। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट कैद में रखे गए हैं। अमिताभ ठाकुर जैसे ईमानदार अफसर, समाजसेवी दशकों पुराने किसी छोटे से मामले में उठा लिए जाते हैं, वो भी ट्रेन रोककर, और पुलिस की हिरासत में मीडिया से कुछ बोल न दें, इसके लिए पुलिस वालों को आदेश दिया जाता है कि सीटी बजा के शोर मचा देना, ताकि अमिताभ ठाकुर की आवाज कोई सुन न पाए। इसके साथ ही संजीव भट्ट जैसे ईमानदार अफसर सालों साल जेल में रखे जाते हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ते रहते हैं। लेकिन अमृतकाल का सारा आनंद सिर्फ रेपिस्टों के लिए है, ईमानदार एक्टिविस्टों के लिए नहीं। और इतना ही नहीं, गुजरात की अदालत ने यानी वहां की हाई कोर्ट ने एक और ऐसा कारनामा किया है जो अमृतकाल का उदाहरण बन रहा है। उधर अंकिता भंडारी केस में अंकिता का व्हाट्सएप चैट एक बार फिर से सोशल मीडिया पर कथित रूप से सामने आया है। और सेंगर केस में पीड़िता जब दिल्ली में धरना देने बैठी तो पुलिस ने कचरे की तरह उठाकर हवा में झुलाते हुए गाड़ी में फेंक दिया। सवाल है कि जो कुछ हो रहा है, क्या इसे सुप्रीम कोर्ट देख पा रहा है? क्या भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की नजर इन चीजों पर पड़ती है, या फिर उन्हें अमृतकाल का एहसास बहुत अच्छे से है? उधर भारत के आर्थिक भगोड़े लंदन से 150 करोड़ भारतीयों को चिढ़ा रहे हैं, मुंह चिढ़ा रहे हैं। कैसे चिढ़ा रहे हैं वो भी देखेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले गुजरात की हाईकोर्ट से निकला ये मामला देखिए। आपको याद तो होगा ही, 13-14 मार्च की रात को साल 2025 में गुजरात के वडोदरा में आम्रपाली रोड पर कुछ अमीर बाप के बेटों ने तेज रफ्तार कार से कई लोगों को टक्कर मार दिया। इसमें एक महिला की मौत हो गई, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आरोप लगा कि बिना ब्रेक दबाए कार लाई गई थी और लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। घटना के बाद जब गाड़ी रुकी तो उसमें से रक्षित चौरसिया नाम का एक 23 साल की उम्र का लड़का निकलता है और चिल्ला चिल्ला कर उल्टी सीधी बातें करता है। वन मोर राउंड की बात कर रहा है। न जाने किस बात का वन मोर राउंड, और ओम नमः शिवाय भी बोलता है। इस घटना में 36 साल की हिमाली बेन पटेल की मौत हो गई और कम से कम 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। बाद में पता चला कि ड्रग्स और शराब के नशे में रक्षित गाड़ी चला रहा था, यानी नशे में धुत था। तो कुल मिलाकर गुजरात में एक अमीर बाप का बेटा अपने साथियों के साथ नशे में धुत होकर गाड़ी चलाता है, 140 की स्पीड में गाड़ी चलाता है, ब्रेक नहीं लगाता, एक महिला को मार देता है और अन्य 7 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर देता है। तथा अब गुजरात हाईकोर्ट ने रक्षित चौरसिया को जमानत दे दिया है। चौरसिया की तरफ से कहा गया कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, वो एक छात्र है, 9 महीने से जेल में है, उसकी अर्जी पर विचार किया जाए, और जज ने विचार कर लिया। इससे पहले निचली अदालतों ने बेल देने से मना कर दिया था, क्योंकि आरोपी जांच को प्रभावित कर सकता था। जाहिर सी बात है, बड़े बाप का बेटा जो है, और आप तो जानते हैं कि अमृतकाल में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो गुजरात हाईकोर्ट ने रक्षित चौरसिया को बेल दे दिया है। कहा गया कि आरोपी की उम्र मात्र 23 साल है जी, बचवा है। अब खबरदार कोई ये सवाल नहीं करेगा कि जो महिला मारी गई उसकी उम्र भी तो मात्र 36 साल थी, अन्य जो लोग घायल हुए क्या वो 85-90 साल के बुजुर्ग थे? बहरहाल ये अमृतकाल का नमूना है। आगे के नमूने देखिए और भी खतरनाक है। वैसे आपको याद दिला दें, उमर खालिद से लेकर सरजील इमाम तक, उल्फिसा फातिमा तक, तमाम ऐसे नौजवान हैं जिन्हें सालों साल से जेल में डाला गया है। उन्होंने किसी की हत्या नहीं की, किसी को रोड एक्सीडेंट में नहीं मारा, किसी के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाई। वो खाली सवाल करते थे, अपना हक मांग रहे थे, और सालों से उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है। अब पहले उत्तराखंड का केस देख लीजिए, अंकिता भंडारी वाला। क्योंकि कल ही भाजपा के ही पूर्व विधायक की पत्नी ने फेसबुक लाइव आकर दावा किया कि जिस रात अंकिता भंडारी की हत्या हुई उसमें जो वीआईपी गेस्ट की चर्चा थी वो कोई और नहीं बल्कि भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम थे। और इस मामले में पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ भी शामिल थी। आरती गौड़ पर उर्मिला ने सेक्स रैकेट चलाने का, यानी बड़े बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई कराने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर अब इस तरह की तमाम तस्वीरें वायरल हैं। पत्रकार आवेश तिवारी लिख रहे हैं कि आरती गौड़ ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। बात आडवाणी जी, मोदी जी, योगी जी के सम्मान की भी है, जिन्होंने बेटियों को बचाने, पढ़ाने और महिला सुरक्षा का देश से वादा कर रखा है। इस बेहद
गंभीर मामले में राजनीति न करते हुए तत्काल सीबीआई जांच करानी चाहिए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जिस वीआईपी गेस्ट को कथित रूप से सर्विस देने से मना करने पर अंकिता भंडारी की हत्या हुई, वो वीआईपी गेस्ट किन किन लोगों के साथ मौजूद है। कहीं लालकृष्ण आडवाणी, कहीं प्रधानमंत्री मोदी, कहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इतने से ही आप इनके ओहदे का अंदाजा लगा सकते हैं। यूं ही थोड़ी न कोई इतना वीआईपी हो सकता है। इन तस्वीरों को देखने के बाद उत्तराखंड महिला मंच नाम के ट्विटर हैंडल ने सोशल मीडिया पर जो डॉक्यूमेंट साझा किया है, उसका एक ये पन्ना देखिए। लिखा है कि 17-18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी और पुष्प के बीच व्हाट्सएप बातचीत हुई थी। इसमें कथित रूप से अंकिता की तरफ से पुष्प को मैसेज किया जाता है। वो पूछता है कि क्या हुआ, तो अंकिता कहती है कि बहुत ही असुरक्षित महसूस करती हूँ यहाँ पर इस रिजॉर्ट में, मैं क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा। अंकित आज मेरे पास आया और कहने लगा कि कुछ बात करनी है। अंकित होटल का सहायक मैनेजर था, मैं उसके साथ गई। इतने में सामने से पुष्प कहता है कि फोन करके बताओ ना, तो अंकिता भंडारी कहती है कि नहीं, फोन करने पर आवाज जाएगी। यानी आसपास लोग थे और वो अपना दर्द, अपनी समस्या अपने दोस्त को बताना चाहती थी। इसके बाद पुष्प कहता है कि ठीक है, चैट में ही बताओ। तो अंकिता का जवाब था कि उसने बोला, यानी मैनेजर ने बोला कि ऐसा है कि एक वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं मंडे को, उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। यानी व्हाट्सएप चैट में वीआईपी गेस्ट का जिक्र है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच रिपोर्ट में ये सब कुछ कथित रूप से शामिल है। और अब जो मामला सामने आया है उसके अनुसार वो वीआईपी गेस्ट कोई और नहीं बल्कि यही शख्स है जो कि उत्तराखंड के भाजपा प्रभारी और पूर्व राज्यसभा भाजपाई सांसद रहे हैं, दुष्यंत कुमार गौतम। इनका रसूख कितना है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि इसी रसूख के कारण अब तक इस वीआईपी का नाम सामने नहीं आ रहा था, और अब जब भाजपा के ही पूर्व विधायक की पत्नी ने रो रो कर सारी बात बताया है तो बवाल मचा हुआ है। फेसबुक लाइव में भाजपा विधायक की पत्नी ने क्या क्या कहा है, कुछ बातें हमने कल की वीडियो में बताया था, इसमें नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। अब आ जाइए कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में। कल जब दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा याफ्ता कैदी सेंगर को जमानत दिया और सजा को निलंबित कर दिया, तो पीड़िता और सामाजिक कार्यकर्ता तथा महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली योगिता भयाना जंतर मंतर पर बैठ गई और वहां से पुलिस ने दोनों को कूड़ा करकट की तरह उठाकर फेंक दिया। कोर्ट का फैसला आने के बाद योगिता भयाना और पीड़िता के बीच जो बातचीत हो रही है उसको सुनिए और खुद ही कल्पना करिए कि अमृतकाल किस लेवल पर पहुंच गया है। इनकी बातों को सुनने के बाद हम देखेंगे कि कल रात पुलिस ने इन दोनों के साथ क्या किया। अब आप इन तस्वीरों में देखिए क्या किया। यहाँ पर पहला वाला वीडियो लगाना जब वो लड़की से बात कर रही हैं, ठीक। अब इसके बाद पुलिस वाला दिखाना है कैसे उठा के ले। मुझे क्योंकि मालूम है हमारे साथ क्या हुआ और कब से मैं जुड़ी हूँ तुमसे, और मैं तो बहुत ही आहत फील कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचाओ कि ये कैसे हो गया। मतलब हमारी देश की बेटियों को अब न्याय नहीं मिलेगा क्या? मतलब हर रेप का आरोपी बरी होता जाएगा और ये कैसे हो गया? क्या हुआ क्या है कोर्ट में? क्योंकि मैं कोर्ट में नहीं आ पाई थी, तुमने अभी कोर्ट से निकल के मुझे फ़ोन किया, तो मुझे सबको बताना है कि हमारे देश की सच्चाई क्या है, हमारी जुडिशरी की सच्चाई क्या है। तुम बताओ। अभी मैं तो बहुत आहत हूँ और मुझे पता है तुम भी बहुत आहत हो। तुम दो के मुझे फ़ोन कर रही थी वहाँ से। मेरा यही कहना है सभी से, सभी लोगों से, देशवासियों से मेरा यही कहना है कि देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूँ। लेकिन मेरे दो मासूम से छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। पहले चाचा की मेरी बेल खारिज हो गई, उसके बाद में मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जवंतियों की सुरक्षा हटवाई जाती है कोर्ट से। उसके बाद में सारा बहस हो गया। बहस होने के बाद उसके 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको ख़त्म कर दिया जाता है।
मैं उस मौत और ज़िंदगी से लड़के बाहर आई हूँ। मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करे, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। मुझे बहुत दुख है कि मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरे 5 किलोमीटर के दूर कराएंगे। उनके आदमी तो दूर नहीं है, उनके आदमी तो मार देंगे आके। वो तो अपना रिकॉर्ड तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन उनके आदमी सारे बाहर हैं। अभी मेरे को आपके हस्बैंड का भी फोन आया, वो भी बहुत आहत है। वो भी कह रहे हैं मैं सुसाइड कर लूंगा। ये बच्ची भी कह रही है मैं सुसाइड कर लूंगी। ये हमारे देश का कानून है। मतलब न्याय के लिए लड़ना, मतलब उसका एक्सीडेंट करा दिया, उसकी पूरी फैमिली को मरवा दिया, ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स को मरवा दिया, पिताजी को मरवा दिया, आंटी को मरवा दिया, वकील को मरवा दिया। अब और क्या चाहते हैं? और अब उस मुजरिम को बिल्कुल बाहर कर दिया। मतलब ये क्या है? मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कौन से देश में रह रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जब से मेरी बात हुई है तुमसे 2-3 दिन पहले तक हम इनसे पूछ रहे थे कि ये इंस्पिरेशन है, और ये इतनी खुश थी कि वापस से अपनी लाइफ जीने शुरू किया था इन्होंने, और फिर से हम लोग वापस वहीं के वहीं खड़े हो गए। अब आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से योगिता बयाना को पुलिस वाले वहां से हटाकर ले जाते हैं, और इन्होंने लिखा है कि अपने देश में न्याय की उम्मीद करना ही सबसे बड़ा धोखा है। आप इन तस्वीरों में देखिए, ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर धरना दे रही थी, मगर अमृतकाल की पुलिस ने इन्हें हटा दिया। और पीड़िता तथा उनकी मां को किस तरीके से दिल्ली पुलिस गाड़ियों में ठूस कर ले जा रही है, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं ध्यान से। साथ में थैंक यू फलानी जी बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह अमृतकाल का सबसे सुंदरतम दृश्य है। पुलिस वाले जिस तरीके से पीड़िता, उनकी मां और उनका साथ देने वाली योगिता बयाना को उठाकर ले जा रहे हैं, क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि इस देश की आधी आबादी सुरक्षित है? याद आता है वो दौर जब अमृतकाल से पहले दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था और पूरा देश उबल गया था। सवाल यह है कि अब इस देश की वो उबाल कहां चली गई है? क्या अमृतकाल में सब डरपोक हो गए हैं, या फिर उस दौर की सरकार ज्यादा लोकतांत्रिक थी और अब लोकतंत्र की वो भावना मर चुकी है? सेंगर मामले में जमानत मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने लिखा कि कुछ समय पहले तक दिल्ली हाईकोर्ट को देश का सबसे अच्छा हाईकोर्ट माना जाता था, जहां अधिकतर जज ईमानदार थे। अफसोस आज ये सबसे खराब हाईकोर्ट में से एक है। इस हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार का वायरस तेजी से फैल गया है। यशवंत वर्मा का मामला इसका एक उदाहरण मात्र है जिसका पर्दाफाश हो गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट देश के भ्रष्टतम हाईकोर्ट्स में से एक हो गया है। ज्यादातर जज भ्रष्ट हैं। जाहिर सी बात है, हाईकोर्ट भ्रष्ट तभी होता है जब जज भ्रष्ट होंगे। सवाल यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलना भी क्या किसी भ्रष्टाचार का हिस्सा है? आपने सुना, पीड़िता का कहना है कि 3 महीने पहले ही बहस हो चुकी थी और अब जाकर फैसला आया है। पीड़िता की बहन कह रही है कि सेंगर ने बड़े पापा को मरवाया, मेरे पापा को मरवाया, बहन से दुष्कर्म किया, चाचा को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया, और हम लोगों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। ये फैसला बहुत ही बुरा है। अब सवाल यह है कि सेंगर केस में पीड़िता ने पहले जब उस वक्त के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था तो एक्शन हुआ, दनादन सुनवाई हुई। क्या आज के चीफ जस्टिस सूर्यकांत सेंगर मामले में संज्ञान लेंगे? क्या बेटियों की असुरक्षा और बलात्कारियों को दी जा रही इस अमृत सुविधा का नमूना सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच रहा है? जिस दिल्ली हाईकोर्ट में हाल ही में जस्टिस वर्मा का केस सामने आया, करोड़ों के जले हुए नोट पाए गए, वो भ्रष्टाचार का मामला दब गया, यानी दबा दिया गया। क्या वहां इस तरह से सजा याफ्ता कैदियों को जज साहब लोग कुछ लेन देन करके जमानत दे रहे हैं, सजा को निलंबित कर रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जो लिख रहे हैं उसका इशारा तो कुछ ऐसा ही नजर आता है। आखिर इस केस में दोनों जजों को ऐसा क्या नजर आ गया कि अचानक से उन्होंने एक दुष्कर्म के दोषी और हत्या के मामले में सजा पाए हुए व्यक्ति को जमानत दे दिया और शर्त में लिख दिया कि पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाना है? सवाल यह है कि जो व्यक्ति इतना प्रभावशाली है कि उसने पीड़िता के पूरे परिवार को खत्म करवा दिया, क्या वो खुद जाकर ये सारे काम करता होगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों के पास अपराधियों का पूरा लश्कर होता है। यही बात तो पीड़िता भी बोल रही है कि सेंगर 5 किलोमीटर दूर रह सकते हैं, लेकिन उनके लोग तो आकर हमें मार सकते हैं। लगातार पूरे परिवार को धमकियां मिलती रहती हैं। आप थोड़ी देर के लिए उस परिवार में जिंदा बचे लोगों की स्थिति के बारे में कल्पना करिए कि जब हाई कोर्ट में बैठे 2 जजों ने ऐसा फैसला दिया तो पीड़ितों पर क्या गुजरी होगी और वो भारत की न्यायपालिका के बारे में क्या सोच रहे होंगे। सवाल यह है कि क्या भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत न्यायपालिका की साख को बचाने के लिए कुछ करेंगे या फिर यूं ही बर्बाद होने देंगे? क्या वो इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के उन 2 माननीय जजों से पूछेंगे कि आपको अचानक इस मामले में क्या दिख गया जो बहस के 3 महीने बाद ऐसा फैसला दे दिया? क्या इस फैसले के पीछे भी की जांच होनी चाहिए कि नहीं, कि फैसला कहीं किसी प्रभाव में तो नहीं आया? पिछले दिनों जस्टिस सूर्यकांत ने किसी केस की सुनवाई के दौरान निचली अदालत के जजों के बारे में कहा था कि रिटायरमेंट से ठीक पहले छक्का लगाने लगते हैं। अब
सवाल यह है कि हुजूर के पास 1 साल से अधिक का समय है, तुरंत रिटायर होने वाले नहीं है, यानी उनके पास छक्का लगाने का समय है। तो क्या छक्का लगाकर देश की जनता का भरोसा न्यायपालिका में बहाल करेंगे, या फिर अब घोषित तौर पर कह दिया जाए कि देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगी, जिसको रहना हो रहे, नहीं रहना है पाकिस्तान चला जाए, या फिर देश की बहन बेटियों को भाजपाइयों के यहाँ गिरवी रख दिया जाए, क्योंकि और रास्ता ही क्या बचता है। अब इन लोगों को देखिए, 2 महानुभाव हंस रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि किस पर हंस रहे हैं, तो किसी और पर नहीं, आप पर हंस रहे हैं। ये दोनों कह रहे हैं कि हम लोग भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, आर्थिक भगोड़े हैं। लंदन में कहीं पार्टी करते हुए किसी ने इनका वीडियो शूट किया है और ये लोग 150 करोड़ भारतीयों को चिढ़ाते हुए कह रहे हैं कि हम भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं। इनका नाम है विजय माल्या और ललित मोदी। आप सोच रहे होंगे कि भारत की जनता को काहे मुंह चिढ़ा रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि ऐसे ही भगोड़ों को पकड़ने की कसम मां गंगा के बेटे ने खाया था और कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, भगोड़ों को पकड़ के लाएंगे, जो देश का पैसा लेकर भागे हैं उनको घसीट कर लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख पहुंचाएंगे। अब ये दोनों मिलकर वीडियो में पूरे भारत को चिढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारतवासियों सुनो, तुमने क्या सोचा था कि हमारा ही आदमी हमको पकड़ लेगा और तुमने इसी चक्कर में उसको देश सौंप दिया। बहरहाल इस अमृत काल पर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।